जो G20 देशों की अध्यक्षता भारत को मिली है, इसमें हमने इसे केवल एक औपचारिकता के जैसे नहीं किया। इसमें समाज को जोड़ना और दुनिया को भारत की संस्कृति के विराट स्वरूप के दर्शन कैसे कराया जाए, इस बात को लेकर एक योजना बनाई गई। 20 देश हैं, और भी पहले समूह हुए। पहले G7 समूह था, बहुत मजबूत देशों का समूह। एक G8 था, फिर G20 बना। G20 इसलिए बना क्योंकि जो प्रमुख जो देश थे, या जिन्हें आप नाटो कहें या यूएन कहें, वो कहीं ना कहीं विश्व में विकासशील देशों के सामने जिस तरह का वर्ल्ड पावर था, उसमें उनकी जो एक स्थिति थी वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो बाकी देश हैं, तो अगर आप इन चारों पांचों देशों के ग्रुप्स को डिवाइड करें, तो उसमें जो प्रमुख देश है यूके, यूएसए, ईयू, फ्रांस और जर्मनी, इनके दुनिया में राज रहे। इन्होंने दुनिया के देशों में राज किया। फिर एक गुट है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों ने अधिकतर इन देशों को बांटकर राज किया। फिर एक गुट है इंडोनेशिया, इटली, कोरिया, टर्की, सऊदी अरेबिया। ये ऑलमोस्ट स्वतंत्र जैसे रहे, उसमें उनकी वो रही। और एक गुट है चाइना, इंडिया, रशिया, जापान और ब्राजील। तो इसमें जो ये वाला जो गुट है, आखिरी वाला, चाइना, इंडिया, रशिया, ये अकेले दुनिया का लगभग 65 से 70% का लैंड मास कवर करते हैं। तो ये G20 दुनिया के प्रमुख देशों का एक विषय है। अब जब भाई साहब से बात हो रही थी, उन्होंने जब मुझे विषय भेजा कि C20 की समाजशाला, और उसमें 3 शब्द थे, तो हम शब्द विन्यास पे ही जाएंगे। पहला शब्द है डाइवर्सिटी, दूसरा शब्द है इंक्लूजन, और तीसरा शब्द है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो मेरा उद्बोधन ये 3 शब्दों पे केंद्रित रहेगा। विविधता में एकता, हमारे भारत का सूत्र है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हिमालय पर्वत से लेके हिंदू सागर के बीच में जो राष्ट्र है, हिमालय का ही और हिंदू का हिंदू, तो हिंदू राष्ट्र है। इसमें दुनिया की जितनी भी, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले, टेम्परेट क्लाइमेट, जितने भी क्लाइमेट जोन्स होते हैं, लगभग सब कुछ है। हमारे पास सभी तरह की विविधता है। तो जब सभी तरह की विविधता है, तो उस विविधता से जन्मा प्रकृति पूजक समाज भी उस विविधता को प्रतिबिंबित करता है। तो समाज में भी एक विविधता है, क्योंकि प्राकृतिक विविधता है भारत में, इसलिए सामाजिक विविधता है। तो डाइवर्सिटी हमारे लिए कभी भी अड़चन नहीं रहा, ना ही इंक्लूजन के लिए, ना ही म्यूचुअल रिस्पेक्ट के लिए। हमारे यहाँ पर डाइवर्स होने का मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे दुश्मन हो। हमारे यहाँ डाइवर्सिटी को उसी फॉर्म में एक्सेप्ट किया गया जिस फॉर्म में किसी थॉट को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन हम वेस्ट की बात करें, तो वेस्ट में डाइवर्सिटी के लिए कोई जगह ही नहीं। If you don't agree with my thought, you are likely to get killed. ऐसे ही है। तो अगर हम रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात करें, तो वेस्ट ने रिलीजियस डाइवर्सिटी को खत्म कर दिया। 2 आंदोलन सेमेटिक रिलीजन के हुए, जिन्हें अब्राहमिक बोलते हैं। उन्होंने डाइवर्सिटी का कोई स्कोप ही नहीं रखा। माई वे और हाईवे है। तो चाहे वो आप उत्तरी अमेरिका के देश देखें, चाहे दक्षिणी अमेरिका के देश देखें, जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 1400 जब कोलंबस आए, कब आए? जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया, तो उन्होंने जो नई दुनिया खोजी, उस दुनिया में ये देखा कि कोई भी डाइवर्सिटी ना रहे, सभी लोगों को अपने जैसा बनाना है। और उन्होंने दिया उसको शब्द दिया कि डेजा दे रोजा, मतलब यूरोपियन रेस का जमाना। किस रेस का जमाना? यूरोपियन रेस का जमाना। तो उन्होंने क्या किया कि पूरी डाइवर्सिटी, मतलब उत्तरी अमेरिका में उस वक्त पर 46 तरह के ट्राइबल कबीले रहते थे, जो कि वहां के मूल कबीले, जिन्हें हम इंडियंस बोलते थे, वो तो पहुंचे वहां पर। उन्होंने मात्र 1400 से लेकर 300 वर्षों के अंदर वहां की 90% डाइवर्सिफाइड जो इंडिजिनस पॉपुलेशन थी, उसको खत्म कर दिया। किसको खत्म कर दिया? पूरे
अब वहां के जितने चिरोत्सु, चिकोत्सी, जितने लोग थे सबको खत्म कर दिया। किसने खत्म किया? यूरोपियन देशों ने। सारे यूरोपियंस ने बोला कि हम अपनी अपनी कॉलोनी बना लेंगे। उन्होंने 13 कॉलोनियां बना ली। अब जब इस घटना के जब 500 वर्ष हुए, 1993 के आसपास, कितने वर्ष हुए? 500 वर्ष हुए। उन्होंने कहा हम कोलंबस डे मनाएंगे। कोलंबस के अमेरिका में पहले कदम पड़ने का दिन, कि कोलंबस पहले दिन आया और वो दिन मनाए। तो स्वाभाविक है वहां की जो डाइवर्सिफाइड इंडिजिनस पॉपुलेशन थी उसने इसका प्रतिकार किया। बोली ये तो हमारी संख्या को मारने का दिन है, कि भाई जिस दिन वो आया उसके बाद से 300 वर्षों में पूरे आपने हमें खत्म कर दिया। और खत्म भी ऐसे नहीं किया कि बंदूकों से चलाकर, गोली मारकर, खत्म किया केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर। चेचक, हैजे की पूरे विषाणु उन पे लगे ताकि वो समाज पूरे खत्म हो जाए। उनके पूरे बच्चों को उनके परिवारों से छीन कर, जिसे आप आज कॉन्वेंट बोलते हैं, उसकी उत्पत्ति वहां पर हुई। एक कॉन्वेंट में डाल दिया कि उसके बच्चे को ये पता ही ना हो कि उसका पिता कौन है, और उसके पिता को ये पता ना हो कि उसका बच्चा जीवित है कि नहीं। वो जिस पशु आहार पर जीवित रहते थे, बफेलो, उस पूरे बफेलो को केवल इसलिए मार दिया कि ये लोग भोजन के लिए अंग्रेजों पर आश्रित ना रहे। और जब इस दिन का विरोध शुरू हुआ तो जो तथाकथित विश्व की शक्ति देश थे उन्होंने कहा नहीं चिंता मत करो, क्योंकि उन्होंने तो उनको धार्मिक स्वतंत्रता खत्म नहीं कर दी थी। उन्होंने कहा हम आपको एक नया दिन देंगे और उस दिन का नाम रखेंगे वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स डे। और उस दिन को रखा 9 अगस्त वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स डे रहेगा। और क्यों रखा? कि डाइवर्सिटी को मतलब जिस दिन उनके खत्म होने का दिन है उस दिन को एक नया दिन दे दिया। तो नैरेटिव ऐसे बिल्ड किया जाता है कि फिर पूरी दुनिया के जो डाइवर्सिफाइड कल्चर थे, दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग दिस डे। अरे हमारा दिन है, हमारा दिन है, हमारा दिन है, हमारा दिन है। और सेलिब्रेट करने लगे किस लिए? कि हमको यूनाइटेड नेशन ने एक दिन दिया है। जिन लोगों ने उस पूरी डाइवर्सिटी को खत्म कर दिया, उन लोगों ने एक झुंझुना पकड़ा दिया और उसको हम पूरा कर रहे। इसके बाद भारत की हम बात करें, दुनिया में जितने भी इंडिजिनस पीपल्स हैं, सबसे ज्यादा जिनको हम मानते हैं कि इंडिजिनस है, सबसे बड़ी संख्या डाइवर्सिटी के फॉर्म में भारत में रहती है। सबसे ज्यादा भाषाएं भारत में बोली जाती है, सबसे ज्यादा विभिन्न प्रकार की संस्कृति भी भारत में। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने भारत को क्या बोला? कि आपके यहां पे इंडिजिनस पीपल्स के लिए फ्रीडम नहीं है। क्यों फ्रीडम नहीं है? क्योंकि आप इंडिजिनस पीपल्स को क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करने के लिए रोक रहे। तो यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन ने रिपोर्ट लिखा, बोला कि आर इवेंजिकल फोर्सेस आर नॉट अलाउड टू यूज फॉरेन फंडिंग and they are not allowed to go to those areas with foreign funding so that these people can also get enlightened. So आप क्या कर रहे हो? उनको कन्वर्ट नहीं। आपको एक घटना याद होगी, अंडमान में एक एडम किंग, वो उधर गया था अंडमान के टापू पे। किस लिए गया था? कि वहां के ट्राइब्स को समहाउ कन्वर्ट कर ले, वहां के ट्राइब्स उसको मार दिया। तो उन्होंने उसको मार दिया। तो पूरी दुनिया में हल्ला हो गया कि इंडियन गवर्नमेंट जो है दैट इज एंटी डाइवर्सिटी। तो जब बात पॉलिसी मेकिंग की आएगी कि दुनिया में पॉलिसी किस आधार पर हो, तो हमें दुनिया से सीखने की जरूरत नहीं है। वी आर द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। कैन वी रिपीट दिस? वी आर द मोस्ट diverse people in the world and we are the most inclusive people in the world. Inclusive कैसे हैं? कि जो क्षत्रप यूरोपियन आए उनको भी हमने एसिमुलेट कर लिया, जो व्हाइट हुन्स आए उनको भी हमने एसिमुलेट कर लिया। द लास्ट इन द लॉर्ड्स फॉर पारसीज, कि पारसीज आए तो हमने भी उनको समा लिया।
और समाज में उनका कोई विरोध नहीं हुआ। उनकी संस्कृति को बचा के रखने के लिए लोगों ने सब कुछ किया। आज भी पारसीज का कल्चर केवल दुनिया में कहीं बचा है तो वो भारत में बचा है। यहां तक कि जब दुनिया में ज्यूस के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे थे तो वो पूरा एक जहाज भरकर भारत के गुजरात पर आए और उन्होंने अपना जो सेगोंग बनाया उसमें उनका ज्यूस कल्चर बचा रहा, उनके आर्टिकल्स बचे रहे। और जब हमने कहा कि हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाएंगे, उसका कारण क्या था कि हम इंक्लूसिव हैं। किसी कंट्री में अगर किसी माइनॉरिटी को, वो माइनॉरिटी जो कि वर्ल्ड मेजॉरिटी नहीं, हम नहीं कह रहे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो कम्युनिटी जो वर्ल्ड मेजॉरिटी नहीं है, वो मेजॉरिटी अगर भारत में शरण लेना चाहे तो हम इंक्लूसिवनेस के प्राइम पर हैं, हम उनको भी अपने देश की सिटीजनशिप देंगे। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, तिब्बत, आज दुनिया में जो तिब्बत है उसको हमने इंक्लूसिवली अपने यहाँ पर एक राष्ट्र की शरण दी। तो वी आर द मोस्ट इंक्लूसिव कंट्री। और अगर किसी को इंक्लूसिवनेस सीखनी है तो इंडिया से सीखनी है। वी आर नॉट समवन हु विल लर्न इंक्लूसिवनेस फ्रॉम चाइना और अमेरिका। और रही बात चाइना की, तो जब भी इंक्लूसिवनेस और डाइवर्सिटी की बात आती है तो कल्चर की बात आती है। चाइना का लगभग जो 100 वर्षों का इतिहास है, जो माओ त्से तुंग के इतिहास की बात करें, चाइना की जो रेड रेवोल्यूशन था उसका थीम ही था कि कल्चर को खत्म करना। चाइना में मेजॉरिटी 7-8 कल्चर हुआ करते थे, डिफरेंट जगह। उन्होंने उन सारे कल्चर्स को खत्म कर दिया। इवन बुद्ध की स्टैचू को भी रखना अलाउड नहीं था। लेकिन जब लिबरलाइजेशन आया, उन्होंने लगा कि हम दुनिया को बेचेंगे क्या, तो उन्होंने एक नकली कल्चर का मकोटा अपना लिया और अपनी कल्चर रिवोल्यूशन की बात करें, परंतु चाइना ने पूरा कल्चर को खत्म किया। मैं लास्ट में ऐड करता हूं म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात, कि हमने कभी अपना सॉफ्ट पावर पिछले 60 सालों में दुनिया को नहीं बताया। म्यूचुअल रिस्पेक्ट मतलब इंडिया ने जितना म्यूचुअल रिस्पेक्ट किसी को दिया होगा, किसी ने नहीं दिया होगा। लेकिन अब जो सॉफ्ट पावर की हम बात कर रहे हैं, कि इंडिया है जो यूक्रेन से भी बात कर लेता है और इंडिया है जो रशिया से भी बात करता है, बिकॉज वी हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटीज ऑफ दोज कंट्री। और रशिया को भी दिक्कत नहीं है इंडिया से, और यूक्रेन को भी दिक्कत नहीं है इंडिया से। इंडिया इकलौता ऐसा देश है जो कि दुनिया के जितने वॉर जोन है उन जोन्स में अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजता है। युगांडा में जब नरसंहार हुआ तो वहां के लोगों ने कहा हमें ना अमेरिकन चाहिए ना किसी देश की फोर्सेस चाहिए, ब्लू हेलमेट में इंडियन ड्रेसेस चाहिए, इंडियन लोग चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडियन आकर हमारे बच्चों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ किसी भी तरह से अत्याचार नहीं करते हैं। Whereas when these white races comes in the uniforms and blue helmets, what they do in day is a different thing, but what they do in the evening is very controversial. लेकिन इंडियन फोर्सेस के लिए कभी यूनाइटेड नेशंस के किसी भी कंट्री ने किसी भी उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और आर्म्ड फोर्सेस whenever they go to any country for peacekeeping mission, they are the most respectable forces because that mutual respect is part of our Indian culture. तो ये जो समाजशाला है, डाइवर्सिटी, इंडिजिनाइजेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इसका एक डॉक्यूमेंट है जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी यूनाइटेड नेशन के चार्टर्स निकलते हैं, यूनाइटेड नेशन चार्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन चार्टर फॉर ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन चार्टर फॉर कल्चरल राइट्स। These charters are nothing but white tigers because वो कहीं पर भी उस कंट्री की वॉइस को एक्सेप्ट नहीं करते। हम बोलते हैं कि ह्यूमन राइट इंडिपेंडेंस है, तो इंडिया अगर किसी एक कम्युनिटी को कन्वर्ट होने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है तो इंडिया रिलीजियस राइट का सैंक्शन कर रहा है। मतलब अगर आप हिंदू हैं तो आप ह्यूमन राइट्स मानते हैं, हम तभी मानेंगे जब आप हिंदू को मतांतरित होने का स्वतंत्रता दे दें। और अगर आप बोलेंगे नहीं साहब हम अपने अस्तित्व की रक्षा करना चाहते हैं, हम अपने समाज की रक्षा करना चाहते हैं, तो यू आर
aggressor. You are not allowing people for get converted. और अमेरिका के राष्ट्रपति आएंगे ये बताने के लिए कि भारत में कन्वर्टेड लोगों के अधिकार किस तरह के होने चाहिए। रिसेंटली बिल क्लिंटन केम और जो भी लोग आते थे तो बोलते थे कि आप दलित क्रिश्चियंस को रिजर्वेशन राइट्स दे दीजिए। ये रिटन डॉक्यूमेंट्स कि यू गिव दलित क्रिश्चियंस राइट, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि दैट सेमेटिक रिलीजन में कास्ट का सिस्टम नहीं है। सो वंस गेट कन्वर्टेड, आर्टिकल 342 और आर्टिकल 341, वंस अ शेड्यूल्ड कास्ट इज कन्वर्टेड इनटू एनी आउटसाइड रिलीजन, दे विल नॉट गेट द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है। लेकिन अमेरिका से जो लोग आ रहे हैं, मतलब किसी एक राइटर ने कहा था यूएन इज द बैकयार्ड ऑफ यूएसए। यूएन इज द बैकयार्ड ऑफ यूएसए, ये स्टेटमेंट है। तो वो लोग जब हमको आकर बताते हैं कि हमारी म्यूचुअल रिस्पेक्ट या जो चीजें हैं, तो हमें उनको आईना दिखाने की जरूरत है कि जो हमारा वसुधैव, ये स्लोगन भी जो G20 का स्लोगन है वो भी वसुधैव कुटुंबकम का स्लोगन कि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो हम दुनिया को जिस डाइवर्सिटी में एक्सेप्ट करते हैं वो दुनिया में कोई और नहीं करता है। तो जब अब G20 के देश दुनिया में किसी पॉलिसी कम्युनिटी लेवल पर डाइवर्सिटी के ऊपर, इंक्लूसिवनेस के ऊपर या म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर कोई पॉलिसी बनाए, तो उन्हें भारत की सभ्यताओं से, संस्कृति से सीखने की आवश्यकता है, उन्हें भारत के संविधान से सीखने की आवश्यकता है और उन्हें भारत के जनजाति समाज से सीखने की आवश्यकता है कि हमारे लगभग 750 ट्राइबल कम्युनिटीज लिस्टेड हैं। और जो ये बात इसमें है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी पॉलिसी अगर इससे आए, तो देखिए मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, गोंड कम्युनिटी से, वो कम्युनिटी का एक रूल था कि जहां तक किसी नदी का पानी आएगा ड्यूरिंग रेनी सीजन, we will never make any houses up to that limit, because जो हमारे एक देवता हैं डोंगर देव, डोंगर means hill god, he don't like to get settled in an area where river water comes. So see, this is a boundary उन्होंने बना दिया है कि नदी के क्षेत्र में नहीं रहना है, वो नदी का क्षेत्र है, वो साल में एक बार पानी आए या 10 साल में एक बार पानी आए या 20 साल में जहां तक मैक्सिमम लेवल तक पानी आता था, कोई गोंड कम्युनिटी नहीं आती थी। ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने उनको बोला कि तुम लोग नीचे आकर प्लेन्स में क्यों नहीं रहते हो? तो उन्होंने बोला हमें प्लेन्स में नहीं रहना, तो हम तो हिल में रहेंगे। इसलिए उनका जो रियल वर्ड था वो कोयतूर था। कोई मतलब पहाड़, और पहाड़ में रहने वाले थे। इंटायर नॉर्थ ईस्ट का यही कॉन्सेप्ट है, हिल और प्लेन का। उन्होंने कहा कि प्लेन में रहने वाले जो लोग हैं उनका अलग लाइन है। ऐसे एक हमारे कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी को हम बोलते हैं बर्मन मांझी ढीमर कम्युनिटी, जो कि फिश कम्युनिटी है। वो कम्युनिटी केवल वहां तक रहती है जहां तक नदी का पानी जाता है। दे नेवर गो टू हिल। सो देयर इज अ कल्चरल बाउंड्री बिटवीन कम्युनिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर बोथ कम्युनिटी। आपने भारत में 750-800 जनजातियों के बारे में सुना होगा। किसी एक जनजाति का दूसरी जनजाति से झगड़ा नहीं है, सब एक साथ रहते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जैसे ही वो जनजाति कन्वर्ट हो गए, ईसाई बन गए, एक ही नागा कम्युनिटी के 32 टाइप्स हैं, क्योंकि ऑल 32 आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्रिश्चियनिटी ग्रुप्स। समवन इज बैप्टिस्ट, समवन इज प्रोटेस्टेंट, समवन इज this, someone is that. So Naga community belonging to this particular type of church will not talk to Naga community belonging to other type of church, and at times they will kill each other. You don't cross over. So that religious freedom is killing the diversity of these tribal communities. अभी उन्होंने एक नया शुरू किया कि भारत के 6 धर्मों में आप नहीं हैं, आप अदर रिलीजियस ले लीजिए जनसंख्या में, ताकि दुनिया में जो ट्राइबल अपने आप को सनातन मानते हैं वो अलग से एक उसमें चले जाएं। तो जो उनका एम था कि अगर आप वापस इवेंजिकल उसमें नहीं आ रहे हैं तो एटलीस्ट आप हिंदू फोल्ड से बाहर हो। तो जो सारी फोर्सेस काम कर रही है उनका एक ही एम है कि जो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है
जिसका कि अगर हम बोले ध्वज जनजाति समाज लेकर घूमता है, उस डाइवर्सिटी को खत्म कर दो, सबको अपने रिलीजियस फोल्ड में ला दो और सबको ये बोलो कि आप डेवलप हो गए। तो ये जो 3 वर्ड का ये सेमिनार है जो आप लोग इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, उसमें बस इतना कहना चाहता हूं कि डेवलपमेंट का मतलब केवल अच्छी सड़कें, बिजली, शिक्षा नहीं। डेवलपमेंट का मतलब है कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करते हुए उस लेगेसी को आगे की जनरेशन तक लेके जाना, ये डेवलपमेंट है। मैं अक्सर कहता हूं कि हम युद्ध में हैं। हम युद्ध में हैं क्योंकि हम अगली पीढ़ी के संसाधनों को खत्म कर रहे हैं आज। तो हम अगली पीढ़ी के साथ युद्ध में हैं। हम आज अपनी आने वाली पीढ़ी के संसाधनों को आज ही खत्म कर देना चाहते हैं, तो हम युद्ध में हैं। और इस युद्ध को हम तभी रोक पाएंगे जब ये सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक एवेंजिकल सेमेटिक फोर्सेस हमको एक जैसा ना बना दें। हम कहते हैं कोको कोला कल्चर। आजकल जो लोग शहर में रह रहे हैं वो एक कोको कोला कल्चर की बात कहते हैं कि अर्बन एलीट जो है वो कहता है कि मैं चाहे न्यूयॉर्क में रहूं चाहे मुंबई में रहूं, आई डोंट गेट एनी चेंजेस, क्योंकि जो मैं न्यूयॉर्क में करता हूं वो मैं मुंबई में भी कर लेता हूं। आई डोंट माइंड, जैसे मैं दुबई में रहता हूं वैसे मैं बैंगलोर के उसमें चले जाऊं तो मुझे लगता है। सो अब वो चाहते हैं कि भारत में भी न्यूयॉर्क, एलए जैसे शहर हो जाएं जिसमें कि वो उनके साथ एक इन लाइन, इन ट्यून विथ हो जाए और उनको अपने शहर का कोई कल्चर नहीं चाहिए। जैसे हम संस्कार धानी से हैं तो हमारे शहर का एक कल्चर है, जो लोग पुणे से हैं उनके शहर का एक कल्चर है। तो अब जो न्यू डेवलपमेंट है उस कल्चर को खत्म करते हुए ये कहता है कि आपके घर में 20 मिनट में KFC या मैकडोनल्ड आता है कि नहीं आता है, ये डेवलपमेंट का पैरामीटर है। आपके पास घर में खुद के बियर बनाने की मशीन है कि नहीं, ये डेवलपमेंट का पैरामीटर है। तो ये जो सारी चीजें, विकृतियां आज समाज में आ रही हैं, वो डाइवर्सिटी को खत्म करने की जो फोर्सेस हैं उन फोर्सेस के ऊपर है। और मैंने सोचा थोड़ा इसको इनफॉर्मल रखें ताकि आप लोगों के बीच आगे चर्चा में ये बात आ जाए। मैंने ये कोशिश की कि डाइवर्सिटी, इंक्लूसिवनेस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति में है, हजारों वर्षों की जो हमारी विरासत है, उस विरासत को सहेजने के साथ साथ पूरी दुनिया को बताने की भी जरूरत है। वो G20 उसका एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है, समाजशाला उसका एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। और विवेकानंद केंद्र जिस तरह से इस विचार को आगे लेकर पूरे देश भर में जा रहा है, तो इन सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग जो सेशंस है उसमें हम सबसे पहले अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डाइवर्सिटी को मजबूत रखेंगे तो दुनिया भी हमारी डाइवर्सिटी और हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को स्वीकार करेगी। इन शब्दों के साथ आगे के सत्रों के लिए मैं माइक